इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं लखीमपुर खीरी पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पुलिस लाइन हेलीपैड पर कहा कि अखिलेश यादव सदन में अपनी होने वाली हार से घबराकर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में एसआईआर के बाद हुए चुनाव में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीती है, जिससे विपक्ष बौखला गया है। और क्या कहा उप मुख्यमंत्री ने, चलिए आपको सुनाते हैं। छोड़ो भाई, आ जाओ। पीछे सब लोग आ गए। सब लोग अखिलेश जी सदन में कह रहे हैं कि जो आपका एसआईआर है वो एनआरसी की तुलना उसकी बराबर है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी अपनी संभावित हार को नजदीक आते देख करके अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। बिहार में एसआईआर के उपरांत जब चुनाव हुआ तो वहां प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। लगभग 65 लाख ऐसे लोगों को मतदाता सूची से बाहर किया गया जो घुसपैठिए के रूप में या मृतक के रूप में या अवैध मतदाता किसी न किसी प्रकार से थे। भारत निर्वाचन आयोग को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बीएलओज की माध्यम से मदद करके ऐसे सभी अवैध प्रवासियों को जो घुसपैठ करके आए हैं या मृतक हैं या नाबालिग के रूप में नाम दर्ज करा लिए हैं, ऐसे सभी लोगों को चिन्हित करके बाहर करके एक निष्पक्ष, पारदर्शितापूर्ण, शुचितापूर्ण मतदाता सूची बने, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का लक्ष्य है। आप जानते हैं, जैसे मन की शुद्धता के लिए योग आवश्यक है, वैसे लोकतंत्र की शुचिता के लिए एसआईआर बहुत आवश्यक है। बैलेट से चुनाव होना चाहिए। देखिए, आप जानते हैं ये समय समय पर इस प्रकार के बयान वो इसलिए फेस सेविंग के लिए केवल देते हैं। भारतवर्ष में जब चुनाव होता है तो कई राज्यों में विपक्षी की भी सरकारें जीतती हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, या ऐसे ढेर सारे राज्य हैं जिनका उदाहरण आप जानते हो। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर यूपी से है, जहां यूपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें, लखनऊ में ड्रग्स नेटवर्क का भांडाफोड़ किया गया है, जिसमें नसरीन उर्फ बादाम को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, नसरीन जो है वो मणिपुर से क्रूड ड्रग्स मंगवाती थी। बहराइच तक उसका पूरा ब्राउन शुगर का सिंडिकेट फैला हुआ था। तो यूपी एसटीएफ से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां कई दिनों से इन गिरोह का भांडाफोड़ करने के लिए एसटीएफ जो है वो लगी हुई थी। मणिपुर से क्रूड ड्रग्स जो है वो मंगवाई जाती थी। बहराइच तक ये पूरा ब्राउन शुगर का सिंडिकेट जो है वो फैला हुआ था। तो यूपी एसटीएफ की ये बड़ी कार्रवाई जो है वो मानी जा रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर वाराणसी से है, जहां देश की सांस्कृतिक नगरी काशी में पहली बार स्वदेशी हाइड्रोजन वाटर टैक्सी की शुरुआत हुई है। आपको बता दें, केंद्रीय परिवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने काशी के नमो घाट पर इस वाटर टैक्सी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बनारस पूरे देश में पहला ऐसा शहर बन गया है जहां इस तरह की वाटर टैक्सी शुरू की गई है। आपको बता दें, शुरुआती फेज में ये वाटर टैक्सी नमो घाट से रविदास घाट के बीच चलाई जाएगी और भविष्य में इसे कैथी स्थित मार्कंडे धाम तक बढ़ाने की भी योजना है। एक साथ इसमें 50 यात्री सफर कर सकेंगे। आपको बता दें, वाटर टैक्सी का संचालन शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड करेगी। काशी में हाइड्रोजन वाटर टैक्सी का उद्घाटन किया गया है। आपको बता दें, काशी में ये पहली स्वदेशी हाइड्रोजन वाटर टैक्सी का शुभारंभ किया गया। पर्यटन और जल परिवहन ने इसे एक नया आयाम दिया है। ठीक है गुरुजी। मैं काशी विश्वनाथ धाम को कोटि कोटि नमन करता हूँ और माँ गंगा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और माँ गंगा के आशीर्वाद से आज हम लोगों ने परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जलमार्ग विकास के सिलसिले में नई हम लोगों ने कदम उठाए हैं और परिवहन व्यवस्था को हम अधिक
गति देने के लिए आज भिन्न भिन्न कार्यक्रम देश के अलग अलग प्रांतों में ले गए हैं, सफलपूर्वक उसको लागू की गई है। ऐसे ही एक कार्यक्रम जैसे आप लोगों को मालूम है, नेशनल जो हाइड्रोजन मिशन लक्ष्य है प्रदूषण मुक्त भारत, और प्रदूषण मुक्त भारत बनाने के लिए हमें अलग अलग मंत्रालय की तरफ से जो भी कार्यक्रम ली गई है आप लोगों ने देखा है, आप लोगों ने भी सहयोग की है। तो आज उसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम लोगों ने देश की पहला इंडिजिनियस हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल अब डेडिकेट करने हम लोग जा रहे हैं। और परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये वेसल को लॉन्च की थी 1 साल पहले, आप लोगों को मालूम है। तो आज मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश के मुताबिक कि हाँ, आज माँ गंगा के चरणों पे हम समर्पित भावनाओं से आज डेडिकेट करने आया हूँ। जो आप लोग ये रोरो वेसल का शुभारंभ कर रहे हैं, इसको लेकर क्या फ्यूचर की प्लानिंग क्या है? बहुत सा प्लानिंग है, सिर्फ एक वेसल पे हम लोग सीमित नहीं रहेंगे। आज जो है देश के लिए एक बड़ा शुभ दिन है कि आज हाइड्रोजन युक्त पानी का जहाज माननीय मोदी जी के प्रेरणा से और अपने केंद्रीय मंत्री सरदारानंद सोनोवाल जी ने आज जो है काशी से इसको प्रारंभ किया है, और ये प्रदूषण को नियंत्रित करने में बहुत बड़ा कारगर होगा। जो देश के अंदर जो डीजल की समस्या है, जो किल्लत है, उसको भी समाधान होने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। देश के बड़े बड़े शहरों में आप देख रहे हैं जिस तरह प्रदूषण फैल रहा है, उस प्रदूषण को रोकने का काम करेगा। ये नई क्रांति है एक तरह से, और देश के विकास में ये उत्तर प्रदेश से शुरुआत हो रही है, और उत्तर प्रदेश का जब विकास होगा तो देश का भी विकास बहुत तेजी के साथ होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है। हम लोग अब वाटर मेट्रो चलाने जा रहे हैं। आपके लखनऊ में, गोमती में, सरजू माता में, अयोध्या में, गंगा जी में, प्रयाग में, आपके वृंदावन में, जो है मथुरा में, हम लोग वाटर मेट्रो चलाएंगे। और उसमें पर्यटन के भी रहेगा, बच्चों के लिए भी रहेगा, रेस्टोरेंट भी रहेगा। ये हर तरह का पर्यटन का और डोमेस्टिक जो माल ढोने का भी इससे कार्य लिया जाए। अच्छा, किराया कितना है इसका? किराया बहुत कम है, क्योंकि अभी वाटर से जो हो रहा है, अब ये नया शुरुआत है, अभी तो मैंने शुरुआत होगी, इसका किराया निर्धारित किया जाएगा। लेकिन पानी से जो लॉजिस्टिक आवागमन के लिए 1/3 पड़ रहा है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर गाजीपुर से है, जहां एमपी एमएलए कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आफसा अंसारी की वो अर्जी खारिज कर दी है जिसमें उन्होंने डीएम द्वारा उनकी संपत्ति कुर्क किए जाने के आदेश को चुनौती दी थी। दरअसल डीएम के निर्देश पर शहर में स्थित मुख्तार अंसारी की करीब 9 करोड़ 44 लाख की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया था। ये संपत्ति मुख्तार ने अपनी पत्नी आफसा अंसारी के नाम से खरीदी थी और उसी आधार पर कुर्की आदेश को रद्द कराने की मांग कोर्ट में रखी गई थी। हालांकि कोर्ट ने शासन पक्ष के तर्कों को उचित मानते हुए कुर्की को वैध ठहराया है और अर्जी को सिरे से खारिज कर दिया है। बताया जाता है कि लगातार कार्रवाई के बाद भी मुख्तार की पत्नी आफसा अंसारी अब तक फरार चल रही हैं, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं। इस मामले में शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने अपनी अदालत में विस्तृत दलीलें पेश की हैं, जिसके बाद ये बड़ा फैसला सामने आया है। अपनी पत्नी आफसा अंसारी के नाम से मोहल्ला बल्लभ देवड़ी दास ने एक 9 करोड़ 44 लाख की संपत्ति क्रय किया था, जिसे तत्कालीन जिलाधिकारी गाजीपुर ने गैंगस्टर के एक मामले में कुर्क कर दिया था और उक्त आदेश की पुष्टि के लिए एमपी एमएलए कोर्ट श्रीमान शक्ति सिंह के न्यायालय में संदर्भित किया गया था, जिसे न्यायालय ने सम्यक विधि पूर्वक सुनवाई के पश्चात जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेश को पुष्ट कर दिया और उसके बाद उक्त आदेश को निरस्त करने के लिए उनकी पत्नी मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी की ओर से एक वकालतनामा अधिवक्ता लियाकत अंसारी ने प्रस्तुत करते हुए माननीय न्यायालय से यह निवेदन किया था कि आफसा अंसारी जो इस समय फरार चल रही हैं, उनका हस्ताक्षर
उमर अंसारी ने वकालतनामा पर उपलब्ध करा करके न्यायालय उपलब्ध कराया है, जिसके आधार पे माननीय न्यायालय से निवेदन किया गया था कि जिलाधिकारी के आदेश को निरस्त कर किए जाने जिलाधिकारी के आदेश को पुष्ट किए जाने वाले 11/3/2025 के आदेश को निरस्त किया जाए। माननीय न्यायालय ने आज सम्यक सुनवाई के पश्चात लियाकत अली अंसारी और द्वारा आफसा अंसारी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया है और अपने आदेश दिनांक 11/3/25 को बहाल कर दिया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर मथुरा से है, जहां मथुरा में बढ़ते साइबर अपराध और गैंग गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। गोवर्धन थाना क्षेत्र के कुख्यात गांव देवसेरस और मुडसेरस अपराधियों का गढ़ माना जाता है। इन गांवों में अचानक भारी पुलिस फोर्स पहुंचते ही हड़कंप मच गया। आपको बता दें, कई लोग घरों से भागने की कोशिश करते हुए दिखे, जिन्हें पुलिस ने पीछा कर पकड़ लिया है। सूत्रों के अनुसार करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया गया है, जिनमें से लगातार पूछताछ की जा रही है। वहीं एसपी ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि इन गांवों से लगातार साइबर अपराध की शिकायतें मिल रही थी, जिसके आधार पर संयुक्त टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाकर कई संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य इस पूरे गैंग नेटवर्क को खत्म करना है और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। शिकायतें प्राप्त होती है कि यहाँ के लोगों के द्वारा कॉल करके और ठगी का कार्य किया गया है। इस सूचना पर आज एसएसपी सर के निर्देश में 4 एडिशनल एसपी और 4 सीओ और 26 के लगभग इंस्पेक्टर और उसके साथ लगभग 300 पुलिस बल के साथ आज 4 गांव हैं यहाँ पर थाना गोवर्धन के देवसरस, मुडसेरस, दौलतपुर और नगला ताकिया है। इन चारों गांवों को सभी तरफ से आने जाने वाले रास्तों को घेर कर आज यहाँ पर सर्च का ऑपरेशन किया गया है। तो फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। सिद्धार्थनगर में जिला अधिकारी कार्यालय का आज रियलिटी चेक किया गया, लेकिन नजारा चौंकाने वाला था। आपको बता दें, गाइडलाइन के अनुसार सुबह 10 बजे तक जिला अधिकारी को अपने चेंबर में मौजूद होना चाहिए, लेकिन निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी डीएम अपने दफ्तर नहीं पहुंचे। नतीजन कामकाज के लिए पहुंची जनता और अफसर कर्मचारी उलझन में दिखे। सवाल यह है कि जब जिले की सर्वोच्च प्रशासनिक कुर्सी ही समय सारणी का पालन नहीं करे तो जवाबदेही आखिर किससे तय की जाएगी। तो आपको बता दें, ये पूरा मामला जो है वो सिद्धार्थनगर का है, जहां डीएम जो है अपने दफ्तर में मौजूद नहीं रहे। चेक करने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा हूं। वहां देखता हूं कि जिलाधिकारी का समय है 10 बजे से 12 बजे तक लोगों की समस्याएं सुनने के लिए। अब देखना यह है कि जिलाधिकारी अपने कार्यालय पे अभी पहुंचे हैं या नहीं। यहाँ कुछ फरियादी भी हैं, उनसे भी मैं बात करता हूँ। आप चाचा कितने बजे से यहाँ? मैं यहाँ 10:15 बजे से खड़े हूँ। तो क्या अभी जिलाधिकारी साहब नहीं पहुंचे हैं कार्यालय? जी नहीं, अभी कार्यालय नहीं है। तो क्या समस्या लेके आए थे अपनी? जी हाँ, समस्या वो फोन गया था कलेक्ट्रेट से, शाम में गया था कल और आज सुबह भी आया कि पिछले 12 तारीख को आपने दरखास्त जो दिया था उस पर कोई चेक करने गए, कोई फोन गया किसी का कि नहीं। मैंने कहा कुछ नहीं। तो कहीं मैं आपका नाम लिस्ट में लिख देता हूँ, कल आइए डीएम साहब से, कल थर्सडे है, वहाँ आप सब कुछ सुनेंगे। तो आप कितने बजे यहाँ पहुँच गए? हम यहाँ तो पहुँचे हैं 9 बजे ही, लेकिन यहाँ आया हूँ 10:15 बजे। अभी नहीं मिले? अभी नहीं मिले। ये थे फरियादी जो फरियाद लेके पहुंचे हैं जिलाधिकारी कार्यालय और अभी तक जिलाधिकारी कार्यालय पे अपने नहीं पहुंचे हैं। आइए हम देखते हैं उनके कार्यालय में, उनके कक्ष में जो उनका कमरा होता है उसमें अभी तक वो पहुंचे हैं या नहीं। मैं जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गया हूं रियलिटी चेक करने के लिए। आइए आपको दिखाता हूं जिलाधिकारी अपने कार्यालय में है कि नहीं। मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि अंदर देखें कौन है, अभी पहुंचे हैं या नहीं। देखने की बात यह है कि यह है जिलाधिकारी कार्यालय। आप देख सकते हैं फरियादी भी बैठे हुए हैं। अभी तक इस कार्यालय में जिलाधिकारी नहीं पहुंचे हैं, अपने चेंबर में भी नहीं दिख रहे हैं और भी लोग समस्याएं लेके पहुंचे हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं इनका बोर्ड भी लगा है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि बोर्ड दिखाए उनका जिलाधिकारी कार्यालय का। समय है इनका पहुंचने का जिलाधिकारी का
10 से 12 बजे तक लोगों की समस्या सुनने के लिए, लेकिन अभी तक जिलाधिकारी अपने चेंबर में नहीं है। अब देखने की बात यह है कि फरियादी आखिर अपनी फरियाद किसको सुनाएगा। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वॉइस। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर जालौन से है, जहां एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। आपको बता दें, चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है और चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, ये ताजा मामला उरई कोतवाली क्षेत्र के राजपाल रिजॉर्ट गेस्ट हाउस का है, जहां पुलिस की चौकी से सिर्फ चंद कदमों की दूरी पर खड़ी एक HF डिलक्स बाइक को चोर आराम से उड़ाकर ले गया। हैरानी की बात यह है कि पूरी वारदात गेस्ट हाउस में लगे CCTV कैमरे में साफ साफ कैद हो गई, जिससे चोरों की गतिविधियां भी स्पष्ट दिख रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाएं पुलिस गश्त और निगरानी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पीड़ित ने पुलिस में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं लोग उम्मीद कर रहे हैं कि CCTV फुटेज के आधार पर जल्द ही चोरों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर देवरिया से है, जहां रामनाथ देवरिया में जमीन खरीदने के बाद भी कब्जा न मिलने और लगातार मिल रही धमकियों से परेशान खरीदार ने मुख्यमंत्री के जनता दरबार में न्याय की गुहार लगाई है। उनका आरोप है कि उनकी खरीदी हुई जमीन पर स्थानीय दबंगों ने जबरन कब्जा कर लिया है और विरोध करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पीड़ित का कहना है कि विवाद उठाने पर आरोपित पक्ष का रवैया और आक्रामक हो गया है। रमेश के और उनके घर में घुस आने और बाद में तहसील परिसर में गाली गलौज और धमकाने की घटना भी सामने आई है, जहां मौजूद लोगों के हस्तक्षेप से वो किसी तरह बच सके। तिवारी ने बताया कि शिकायत कोतवाली में देने के बावजूद उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। जनता दरबार में प्रार्थी ने पुलिस और प्रशासन से प्राथमिकी पंजीकृत करने, आरोपितों के विरुद्ध उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने और अपनी जान माल और खरीदी गई संपत्ति की सुरक्षा की मांग की है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर रामपुर से है, जहां 2017 में हुई चुनावी सभा के दौरान सेना के जवानों पर विवादित टिप्पणी के आरोप में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां को अदालत ने बरी कर दिया है। MP MLA स्पेशल कोर्ट रामपुर ने आज इस मामले को लेकर फैसला सुनाया और आजम खां को दोष मुक्त करार दिया है। आपको बता दें, ये मामला लगभग 8 साल पुराना बताया जा रहा है। बीजेपी के वर्तमान शहर विधायक आकाश सक्सेना ने उस समय ये मामला जो है वो दर्ज कराया था। अदालत में पर्याप्त साक्ष्य पेश न हो पाने के कारण आजम खां को बरी कर दिया गया है। हालांकि वर्तमान में आजम खां का बेटा अब्दुल्ला आजम 2 पैन कार्ड से जुड़े मामलों में दोषी पाया गया है और उन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई है। आजम खां फिलहाल रामपुर में बेटे के साथ समय बिता रहे हैं। अब सीधे आपको ले चलते हैं पानीपत, जहां CM नायब सिंह सैनी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। विजेंद्र मलिक जी, देवेंद्र कौशिक जी, मोनिका दहिया जी, हमारे सेवा विभाग के डायरेक्टर प्रशांत कुमार जी और उपस्थित
हमारे सभी अधिकारीगण, सभी अन्य उपस्थित हमारे भाई और बहनों, आज अंत्योदय परिवार उत्थान योजना द्वारा इस स्कीम के तहत आज ये मेले का शुभारंभ हो रहा है। ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व और गौरव की बात है कि आज सोनीपत में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना 2.0 की आज शुरुआत हो रही है। साथियों, आज इस योजना के दूसरे चरण में आयोजित किए गए अंत्योदय मेले का आज मुझे इस पानीपत की ऐतिहासिक, सोनीपत की ऐतिहासिक भूमि से आज इसका उद्घाटन करते हुए बहुत ही खुशी और गर्व महसूस हो रहा है। साथियों, दूसरे चरण में पूरे राज्य में चरणबद्ध तरीके से अंत्योदय मेलों का आयोजन किया जाएगा। हर जिला, हर विधानसभा क्षेत्र में इन मेलों का आयोजन होगा। साथियों, मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनके ओजस्वी मार्गदर्शन और पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन पर चलते हुए यह हमारी सरकार का संकल्प है। आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में यह हमारा संकल्प है कि समाज का अंतिम व्यक्ति, वो उसका जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। यह हमारी सरकार निरंतर उसको लेकर के काम कर रही है। साथियों, अभी कुछ देर पहले मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं मिल करके आया हूं और अभी सीधा इसी कारण से थोड़ी देर हुई, आप लोगों के बीच में पहुंचा हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूछ रहे थे कि अब कहां का कार्यक्रम है, तो मैंने उनको बताया कि आज हम एक बहुत जो लोगों के हित में अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने विचार दिया, उस विचार का शुभारंभ करने के लिए मैं पानीपत जा रहा हूं। और उन्होंने आप सबको राम राम भी कहा है। साथियों, इसी का उद्देश्य हमने वर्ष 2021 में तो सोनीपत से सीएम नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।